हेलो टू एवरीवन, दिस इज राम। एक बार फिर से आप सभी का मंजूश्री फाउंडेशन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे केमिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि हमने स्टार्ट किया था। केमिस्ट्री का हमारा जो पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, अभी हमारा चल रहा है। उसके कुछ टॉपिक बकाया हैं जो कि इस क्लास में या नेक्स्ट क्लास में सारे कवर किए जाएंगे। तो जो कल बातें हुई थी, कल बातें हमारे पास कुछ यूनिट को लेकर के, कुछ क्वांटिटी की उनकी प्रॉपर्टी को लेकर के हमने सारी बातें की थी। आज हमें जो देखना है, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारे पास अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। यानी कि जब हम कभी भी लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर अगर आप जाते होंगे, तो आप, अगर मैंने कल बताया था कि आपके पास ज़्यादातर जो केमिकल है लैब के अंदर, वो आपको किस फॉर्म में मिलता है? पाउडर फॉर्म में मिलता है। यानी कि जो भी केमिकल आपके पास पाउडर फॉर्म में है, उसमें आपको क्या करना होगा? उसका आपको सॉल्यूशन बनाना होगा। अगर आपको कोई प्रैक्टिकल करना है, कोई केमिकल का रिजल्ट निकालना है, कोई रिएक्शन करानी है, किसी की रिएक्टिविटी चेक करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? उसका सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। मीन्स आपको सबसे पहले तो मेजरमेंट आनी चाहिए। अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो इंसान है तो गलतियां होंगी। मीन्स ये है कहने का कुल मिलाकर के मतलब, जो इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि जब भी आप किसी भी केमिकल की मेजरमेंट करेंगे तो आप 100% गलतियां करेंगे। मतलब कोई भी इंसान 100% एग्जैक्ट और एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं ले सकता। उसमें गलतियां होंगी ही होंगी। कभी आपको कोई केमिकल ज़्यादा हो जाएगा, कभी आपको कोई केमिकल कम हो जाएगा, कभी उसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगी। तभी हम प्रैक्टिकल के ड्यूरिंग देखते हैं कि जब भी एग्जामिनर आता है तो हमसे 3 रीडिंग निकलाई जाती हैं, मोर देन 3 रीडिंग्स निकलाते हैं, और फिर क्या किया जाता है? उनका एवरेज वैल्यू हम मानते हैं कि ये मीन वैल्यू है और यही एग्जैक्ट वैल्यू है, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम एरर पर फोकस करते हैं। और मैक्सिमम एरर की लिस्ट काउंट, यानी कि मैक्सिमम एरर और उसकी लिस्ट काउंट को हम क्या मानते हैं? एग्जैक्ट वैल्यू मानते हैं। क्या बात क्लियर है? तो अनसर्टेनिटी का मतलब क्लियर हो गया कि जो भी आप मेजरमेंट ले रहे हो, जो भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं, उस मेजरमेंट में जो भी एरर्स आएंगी, वो सारी एरर्स उन्हें फाइंड आउट करना, उन्हें आइडेंटिफाई करना, उनके डेटा को आइडेंटिफाई करना, उन्हें कैलकुलेट करना, उन्हें थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना, ये सारी बातें इस टॉपिक के अंदर कवर होंगी। तो हम कवर करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। हमने पहले ही बोला है कि इसमें हम अपनी कोई भी बात नहीं रखेंगे। जब भी एनसीईआरटी की कोई क्लास चल रही होगी, जो भी एनसीईआरटी बोल रही है वही बात आपको बताई जाएगी। जो हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लास आ रही है, जैसे कि फिजिक्स की क्लास आ रही है, फिजिक्स में हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी फिजिक्स में बेसिक चल रहा है सब कुछ। आईआईटी की आपकी डीपीपी कराई जा रही है, नीट के लिए डीपीपी कराई जा रही है। जो भी टॉपिक कराए जाते हैं उनकी डीपीपी भी आ रही हैं आपके पास। तो नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूला करें, ठीक है? तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो लोग देख लें। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे आएंगे जिन्हें हम ऑलरेडी करा चुके हैं। जैसे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, तो मे भी हो सकता है हम स्किप कर दें। क्यों? क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर की क्लास हम ऑलरेडी फिजिक्स की क्लास में ले चुके हैं। सिग्निफिकेंट फिगर को बहुत अच्छे से कराया है। मे भी कोशिश रहेगी कि सारी चीज़ें कवर हो जाएं। बट अगर यहाँ पर हम कोई चीज़ स्किप करें तो आप जो आपकी प्रीवियस क्लास है वहाँ से ज़रूर देखिएगा, ठीक है? प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिए। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, मैनी अ टाइम इन द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री वन हैज टू डील विद एक्सपेरिमेंटल डाटा एज वेल एज थ्योरेटिकल कैलकुलेशन। तो जब भी कभी आप किसी भी बात की कैलकुलेशन करते हैं, किसी भी बात की कैलकुलेशन इन द सेंस यहाँ पर ये है कि जो भी केमिकल आप मेजर कर रहे हैं, उसमें पहली बात, एक तो आपके पास एक्सपेरिमेंटल डाटा होगा जिससे आप मेजर्ड वैल्यू बोलोगे। एक आपके पास थ्योरेटिकल डेटा होगा, यानी कि एक फिक्स वैल्यू आपके पास रहेगी कि आपको इतने का सॉल्यूशन बनाना ही बनाना है। और एक सॉल्यूशन वो बनेगा जो आप मेजर कर रहे हैं। अगर सपोज करिए कोई केमिकल आप ले रहे हैं, कोई केमिकल का पाउडर ले रहे हैं, अब उस पाउडर का जो मेजरमेंट है, जो अमाउंट है, सपोज करिए ज़्यादा हो गया। अगर अमाउंट ज़्यादा हो गया तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि उसकी रिएक्टिविटी में चेंजेस आएंगे, यानी जो भी प्रोडक्ट बन रहा होगा वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा।
रेट ऑफ रिएक्शन में भी चेंज हो सकती है कि कोई कंपाउंड ज़्यादा हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो गई। सिंपल सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, आपका फाइनल प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएगा। में भी हो सकता है कभी कोई अमाउंट, कोई कंपाउंड का अमाउंट, किसी पाउडर का अमाउंट या किसी केमिकल का अमाउंट डिक्रीज हो जाए, इंक्रीज हो जाए। में भी हो सकता है कोई गैस एक्सक्रीट कर जाए। तो यहाँ पे दोनों बातें ध्यान देनी है कि आपके पास पहली बात थ्योरेटिकल कैलकुलेशन भी होना चाहिए, सेकेंडरी बात एक्सपेरिमेंटल डाटा। ये दोनों बातें क्लियर हैं। देयर आर मीनिंगफुल वेज टू हैंडल द नंबर्स कन्वेंटली एंड प्रेजेंट द डेटा realistically with certainty to the extent possible. These ideas are discussed below in detail. देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कुल मिलाकर के जितनी भी प्रोसेस आपके पास साइंटिफिक डेटा को मेजर करने की हैं वो सारी बातें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक साइंटिफिक नोटेशन मिलता है। देखिए साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन का केवल इतना सा मतलब है कि जो भी डाटा है, अगर सपोज करिए कोई, जैसे यहाँ पे बात की गई है एक एक्सट्रीमली लार्ज नंबर की, अगर कोई एक्सट्रीमली लार्ज नंबर है तो जैसे कहा गया है कि एज केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स। पहली बात केमिस्ट्री क्या है, स्टडी ऑफ एटम है, एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, विच हैव एक्सट्रीमली लो मासेस, जिनके पास बहुत ज्यादा कम मास होता है। यानी अगर एटम का मास मेजर करने चले हम लोग या मॉलिक्यूल का मास मेजर करने चले, पता चलता है कि बहुत ज्यादा ही कम है इनका मास, जिनका मास मेजर करना भी बहुत एक पॉसिबिलिटी वाला काम नहीं है कि पॉसिबिलिटी भी बनती हो, बट तब भी वहाँ पे साइंटिफिक डेटा के थ्रू, साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, एंड आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर्स, आ केमिस्ट हैज टू डील विद नंबर्स आर लार्ज एज। आप देख सकते हैं इस नंबर को पढ़ना पॉसिबल नहीं है। क्या लग रहा है आपको कि आप इस नंबर को पढ़ सकते हैं? फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस, कह रहा है ये जो नंबर है ये केवल हाइड्रोजन गैस के 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स के लिए है। मतलब इतने बड़े नंबर को हम लोग रीड भी नहीं कर पा रहे हैं कि भाई साहब ये लिखा कितना है, और ये कितने अमाउंट के लिए है, केवल 2 ग्राम हाइड्रोजन यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस के लिए। और एज स्मॉल एज, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट कौन पढ़ेगा कि पॉइंट के बाद कितने जीरो हैं, अगर मैं काउंट करने बैठूं तो मे भी मुझे लग सकता है 10 सेकेंड भी लग जाए। ठीक है, कितना है, 166 ग्राम मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी कि इतना जो आपके पास है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है, 0.0000000000166 ग्राम। सिमिलरली अदर कांस्टेंट चार्जेस ऑन पार्टिकल्स एटसेट्रा इन्वॉल्व नंबर्स ऑफ द अबव मैग्नीट्यूड। तो सिमिलरली कुछ यहाँ पे कांस्टेंट की बात की गई है, लाइक अ प्लैंक कांस्टेंट, लाइक अ यंग मॉडुलस कांस्टेंट, लाइक स्पीड ऑफ लाइट ले लो, तब भी ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ये सारी ऐसी वैल्यू क्या है जो कि एक बहुत स्मॉल नंबर है या तो एक बहुत लार्ज नंबर है, जिन्हें रीड करना भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी चीजों को हम कैसे पढ़ेंगे, एज अ साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू। ठीक है, जिसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, सफिक्सेस यूज करते हैं, कि हमारे पास कोई वैल्यू है जिसमें हमने कुछ पहले ऐड कर दिया तो प्रीफिक्स हो जाता है, बाद में ऐड कर दिया तो सफिक्स हो जाता है। तो इट मे बी look funny for a moment to write or count numbers involving so many zeros, but it offers a real challenge to do simple mathematical operations of addition, subtraction, multiplication or division with such numbers. You can write any two numbers of the above type and try any one of the operations you like to accept as a challenge, and then you will really appreciate the difficulty in handling such numbers. तो यहाँ पे सिंपल सा कहने का मतलब यही है कि मे भी हो सकता है कि आपको ये बात बहुत फनी लगे, सिंपल सी बात है, इतना बड़ा नंबर कौन ऐड करेगा, कौन सब्ट्रैक्ट करेगा। क्या बात क्लियर है? तो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन फॉर सच नंबर्स, दैट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो यहाँ पे जो साइंटिफिक नोटेशन की बात की गई है उसे किस फॉर्म में देखेंगे, एक्सपोनेंशियल नोटेशन के फॉर्म में देखेंगे। देखिए एक्सपोनेंट क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, जो भी नंबर है आपका, जो भी बहुत ज्यादा लार्ज नंबर है या बहुत ज्यादा स्मॉलेस्ट नंबर है, आप समझ लीजिए कि कोई नंबर है जिसमें अ लॉट ऑफ जीरो प्रेजेंट है। इतने जीरो प्रेजेंट है कि अगर मैं काउंट करूं तो बोल दूं कि 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18, 10 की पावर 20। अगर काउंट करने बैठेंगे तो 20 जीरो काउंट करने में टाइम लगेगा,
बट 10 की पावर 20 हमने कितने इजीली बोल दिया, 10 की पावर 25 कितने इजीली बोल सकते हैं। अगर हम ये स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें 10 की पावर -25, तो जो भी बात 10 की पावर में आती है दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नोटेशन। क्या बात क्लियर है, ये टर्म क्लियर हुआ कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता क्या है। तो इन विच एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ n into 10 to the power n, where n is an exponent having positive or negative values and n is a number called a digit term which varies between 1 to 9। क्या बात क्लियर है, कहने का मतलब ये है कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन को आप n इंटू 10 to the power n की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर कैपिटल एन जो होगा वो आपका एक नंबर के फॉर्म में होगा, एक डिजिट के फॉर्म में होगा, बट जो आपका स्मॉल एन होगा मे बी पॉजिटिव हो सकता है, मे बी निगेटिव हो। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया कि 10 की पावर +6 भी हो सकता है और 10 की पावर -6 भी हो सकता है। क्या बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है। तो 10 वी कैन राइट। अब देखिए इन बातों को कैसे लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, इन बातों को हम साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू लिख सकते हैं। अगर इस नंबर को देखेंगे गौर से 0.00016 को, तो अगर इस डेसिमल को हटाओगे तो यहाँ पर क्या देखोगे, कितने जीरो, कितने डिजिट बाद जीरो है आपके, 5 डिजिट बाद जीरो है, ठीक है। तो 10 की पावर कितना आ जाएगा -5। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लिखा गया है 1.6 इंटू 10 to the power -4 मीन्स 1 जो पॉइंट है वो डेसिमल का कहाँ चला गया है, 6 के इस साइड शिफ्ट हो गया है। क्या बात क्लियर है। तो ये क्या है, ये फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन का फॉर्म है। तो हियर द डेसिमल हैज टू बी मूव्ड 4 प्लेसेस टू द राइट एंड -4 इज द एक्सपोनेंट इन द साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है। तो केवल कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर जो मैं एक ओवरऑल बात बोलूं, तो आपको कुल मिलाकर के यहाँ पर एक्सपोनेंट को पढ़ना है। जो मैथ के स्टूडेंट हैं, जो आईआईटी के लिए जा रहे हैं, या जिन्होंने 10th में मैथ की है, 10th में बेसिकली सारे लोग मैथ करते हैं, तो उन्हें एक्सपोनेंट पता होगा। क्लियर है ये बात। अब यहाँ पे बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की। देखो सिंपली अगर हम यहाँ रीड करने बैठेंगे या मैं डिफाइन करने बैठूंगा एनसीईआरटी को, तो यहाँ पे मे भी हो सकता है कि बहुत ऑड फील हो, बट यहाँ पे एक टॉपिक के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में होता क्या है। देखिए सिंपली सब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के रूल क्या कहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल। अगर एक्सपोनेंट नोटेशन के केस में देखेंगे तो मल्टीप्लीकेशन का रूल कहता है कि अगर कोई भी पावर किसी नंबर पर है, अगर सपोज करिए जैसे अगर हम बोले यहाँ पे x की पावर m है और इंटू x की पावर n है, दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और दोनों कैसे हैं, मल्टीप्लीकेशन में है। अगर हम कहें इनका मैग्नीट्यूड बताओ, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ, या फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n, देन हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैल्यू। तो आपको हमेशा एक रूल रिकॉल करके रखना है कि अगर किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दो नंबर के बेस सेम है, अगर देखेंगे ये क्या है, x क्या है, बेस है, ये भी x क्या है, बेस है, अगर बेस सेम है तो जो पावर होंगी वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यानी x की पावर क्या हो जाएगी, m + n। क्या बात क्लियर हो रही है। अगर बेस सेम है एक्सपोनेंशियल फॉर्म की तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अगर बेस डिफरेंट है तो वहां पर जो भी बातें लिखी हैं वो लिखी रहेंगी, वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते। अगर सिमिलरली केस देखें, अगर यही बात डिवीजन के केस में होती, हम बोलते कि x टू द पावर n m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n, और यहाँ पे बोले फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पर बेस क्या है, सेम है। अगर बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। क्या दोनों रूल याद रहेंगे। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगर बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी इन द केस ऑफ डिवीजन।
तो सिमिलरली यहाँ पे एग्जाम्पल लिए गए हैं, ये आपका दिया गया है एक वैल्यू 5.6 इंटू 10⁵ इंटू 6.9 इंटू 10⁸ और इसे क्या किया एनसीईआरटी ने कैलकुलेट किया। तो आप देखेंगे जो ये डिजिट है इसको क्या कर दिया गया है, मल्टीप्लीकेशन करा दिया गया है। बट यहाँ पर क्या है 10, यहाँ पर भी क्या है 10, यानी बेस सेम है। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपको क्या मिलेगा 10⁵ प्लस 8 यानी 10⁻13 और इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आया 3.864 इंटू 10⁻14। क्या ये बात क्लियर है? तो सिमिलरली यहाँ पे कुछ अदर एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो यहाँ पे वही बातें हैं, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है। तो ज़्यादा हेडेक लेने वाली बात नहीं है। तो एक्सपोनेंशियल के सिंपल से रूल याद रखने हैं। अगर बेस सेम है तो आप क्या करो पावर ऐड कर दो इन द केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगर बेस सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो इन द केस ऑफ डिवीजन। क्लियर है? अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल देखें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल में हमें क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल में आपको ये देखना होगा कि जो भी पावर है अगर पावर सेम है और बेस सेम है तो आप वहां से कॉमन ले लो। मतलब सर कॉमन ले लें, ये आप क्या कह रहे हैं? देखो कहने का मतलब क्या है, अगर सपोज करिए यहाँ पे लिखा है 5 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर कोई वैल्यू लिखी है 3 इंटू 10⁻³ और हम बोल देंगे इन्हें ऐड करो। तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे प्लस लगाओगे, लगाओगे नहीं लगाओगे? अब यहाँ पे देखो 10⁻³ और 10⁻³ दोनों कैसी कंडीशन में है, इन दोनों वैल्यू के मल्टीप्लीकेशन में है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 + 3 और यहाँ पर 10⁻³ यानी क्या हो गया 8 इंटू 10⁻³। क्या बात क्लियर हुई है? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू को जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जो एक्सपोनेंट वैल्यू है उसे क्या करो, आप उसे सबसे पहले इक्वल करो। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें इस एग्जाम्पल में जो एनसीईआरटी का कहना है, यहाँ पे गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको मिलेगा कि एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल लिया है, कह रहा है कि 6.65 इंटू 10⁴ एंड 8.95 इंटू 10⁻³ को ऐड करना है। यहाँ पे ऐड किया गया तो सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पर इस वैल्यू को तो एज इट इज रखा गया, ये देख सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 10⁻³ था, इससे क्या करना है 10⁻4 में हमें कन्वर्ट करना होगा। हम क्या करें, इस डेसिमल को 1 डिजिट यहाँ ले जाएं तो ये क्या बन गया 0.895 इंटू 10⁻4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जब पावर यहाँ पे सेम हो गई, देखो 6.65 इंटू 10⁻4 यहाँ पर हो गई प्लस 0.895 इंटू 10⁻4 कहाँ पर हो गई, यहाँ पर हो गई। तो यहाँ से दोनों पावर का क्या किया गया, कॉमन ले लिया गया, कॉमन हो गया और इन दोनों वैल्यू को क्या कर दिया गया, सिंपली मेथड जो सिंपल ऑपरेशन करते हैं उनके थ्रू ऐड कर दिया गया। तो हमें आंसर क्या मिला 7.545 इंटू 10⁻4। इज इट क्लियर और नॉट? कुल मिलाकर के ओवरऑल बात करें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में, तो ओवरऑल बात यही निकल के आती है कि आपको करना क्या है, आपको सिंपली ऑपरेशन के थ्रू ऐड करना है, सिंपली ऑपरेशन के थ्रू सब्ट्रैक्ट करना है। बट वहां पर कंडीशन क्या है, कंडीशन केवल इतनी सी है कि आपको वहां पर जो एक्सपोनेंट फॉर्म है, जो एक्सपोनेंट वैल्यू है उसे क्या करना है, इक्वल करना है और इक्वल करके क्या करना है, कॉमन लेना है। फॉर एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। आगे की बातें देखें, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लाइन टू लाइन पढ़ने का कोई मैटर नहीं है, यहाँ पे सिंपल सी बात यही है कि आपको ऑपरेशन समझ में आने चाहिए। क्लियर है ये बात? अब यहाँ पे बात आती है सिग्निफिकेंट फिगर की। तो मैं सबसे पहले सजेस्ट यही करूंगा कि सिग्निफिकेंट फिगर के लिए जिन्हें डेप्थ में देखना है वो लोग पहले प्रीवियस क्लास देख लें। फिजिक्स में बहुत अच्छे से सिग्निफिकेंट फिगर कराया गया है और यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर को हम चाहे स्किप भी कर सकते हैं अगर आप प्रीवियस क्लास देखें, बट मैं यहाँ पे करा देता हूँ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब इतना सा होता है केवल कि आपको यहाँ पे लिस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। लिस्ट वैल्यू क्यों फाइंड करनी है, क्योंकि जो भी लिस्ट वैल्यू होगी वही आपकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी।
क्लियर है ये बात? क्या होगी? एग्जैक्ट वैल्यू होगी। यानी कुल मिलाकर के आपको ये देखना है कि कोई अगर वैल्यू गिवन है तो उसमें कितने एग्जैक्ट टर्म है, यानी उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या बात क्लियर है? तो मैं यहाँ पे ओवरऑल एक रूल बता देता हूँ आपको। पहला जो रूल बोलता है सिग्निफिकेंट फिगर का, वो ये है कि अगर कहीं पर जितने नॉन जीरो डिजिट होंगे, क्या होंगे, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। पहला रूल। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो आपको अगर हम एक एग्जाम्पल दें, यहाँ पे कोई नंबर लिखा है 9543, तो यहाँ पर अगर पूछे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितने? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। यानी ऑल नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि अगर कहीं पर ट्रैप्ड जीरो है, ट्रैप्ड जीरो का मतलब होता है कि कोई दो सिग्निफिकेंट वैल्यू है और उन दोनों सिग्निफिकेंट वैल्यू के बीच में कहीं पर जीरो फंसे हुए हैं। अगर एग्जांपल लें, अगर हम बोल दें 9.003, अब यहाँ पे बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप क्या बोलोगे कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्यों? क्योंकि 9 भी क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, तो भी सिग्निफिकेंट हुआ। 3 क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, तो यानी ये भी वैल्यू कैसी हुई, सिग्निफिकेंट हुई। तो इन दोनों के बीच में जितने भी जीरो आएंगे, 1 2 10 20 10 लाख 50 लाख, जितने भी जीरो आ जाए, सारे के सारे जीरोज कैसे होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। क्या बात क्लियर है? दो रूल क्लियर हो गए। पहला रूल, नॉन जीरो डिजिट ऑलवेज बी सिग्निफिकेंट। सेकेंड रूल, ट्रैप्ड जीरो ऑलवेज बी सिग्निफिकेंट। थर्ड रूल क्या कहता है सिग्निफिकेंट का? थर्ड रूल कहता है कि जितने भी आपके लीडिंग जीरो होंगे, लीडिंग जीरो का इन द सेंस होता है कि जितने भी जीरो आगे आ जाए, कोई जैसे नंबर गिवन है, फॉर एग्जाम्पल के समझते हैं। देखो अगर सपोज करें कोई नंबर गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, कोई नंबर गिवन है, यहाँ पे नंबर देखिए, जैसे यहाँ पे 0.003, ठीक है। अगर यहाँ पूछे कितने सिग्निफिकेंट है तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पर केवल 1 सिग्निफिकेंट है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या बात क्लियर है? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम यहाँ पे बात करें, कोई नंबर है 0.323, अब यहाँ पे बोले कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पर कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। बट ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। क्या रूल क्लियर हुआ? क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिग्निफिकेंट का रूल बोलता है कि जितने भी लीडिंग जीरो होंगे, सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। क्लियर है? चलिए फोर्थ रूल पे ध्यान देते हैं। फोर्थ रूल कहता है कि जितने भी आपके ट्रेलिंग जीरो होंगे, ट्रेलिंग जीरो का मतलब होता है जो भी जीरो पीछे लगे हैं। सपोज करिए कोई नंबर गिवन है, यहाँ पे 3200, अगर हम यहाँ पर पूछे कितने सिग्निफिकेंट हैं, तो आप बोलोगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्यों? क्योंकि रूल बोलता है कि जितने भी ट्रेलिंग जीरो होंगे किसी भी सिग्निफिकेंट वैल्यू के बाद, वो सारे के सारे कैसे होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। क्या बात क्लियर है? तो कितने सिग्निफिकेंट होंगे, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। एक एग्जांपल और देख लो, कहीं पे 532 लिखा है और यहाँ 000 लगे हैं, तो चाहे जितने भी जीरो लगे हों, सारे के सारे जीरो कैसे, नॉन सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हैं, जितनी नॉन जीरो डिजिट है, यानी 532, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगी यहाँ पर। इसी वजह से बोलते हैं कॉपी पेन लेके बैठा करिए। कुछ रूल्स ऐसे होंगे जो हमने कहीं पर बहुत अच्छे से करा दिए हैं, बट कहीं मिल रहे हैं तो हम वहां रिवीजन करा देंगे आपको। क्लियर है ये बात? तो कितने रूल क्लियर हो गए? पहला रूल, ऑल नॉन जीरोज ऑलवेज भी सिग्निफिकेंट। ट्रैप्ड जीरोज ऑलवेज भी सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरो विल नॉट सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरो विल नॉट सिग्निफिकेंट। यानी 4 रूल क्लियर हो गए। पांचवा रूल क्या कहता है सिग्निफिकेंट का? पांचवा रूल कहता है कि जितने भी ट्रेलिंग जीरो हैं सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन
डेसिमल के बाद होने चाहिए। मतलब कहने का क्या है, अगर सपोज करिए कहीं कोई नंबर गिवन है 32.005, अब हम बोले कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो पहली बात यहाँ पे ट्रैप जीरो हो गए तो भी सिग्निफिकेंट है, अगर ट्रैप जीरो ना भी होते तो भी ये सिग्निफिकेंट होते, क्योंकि पॉइंट के बाद आ रहे हैं यानी डेसिमल के बाद आ रहे हैं। तो चौथे और पांचवें रूल को थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा कि ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन किस केस में, जब वो डेसिमल के बाद आएंगे। और सिग्निफिकेंट कब नहीं होंगे, जब वो डेसिमल में नहीं आएंगे, यानी विदाउट डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, अगर आफ्टर द डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट होंगे। क्या बात क्लियर है? क्या ये पांचों रूल क्लियर हैं? आई होप ये 5 के 5 रूल क्लियर होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल अगर आपको और अच्छे से देखना है तो आप प्रीवियस क्लासेस देख लीजिएगा। वहां से आप क्या करें, प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको कहाँ पे मिल जाती है, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा या कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में तो सारी लिंक दे दी जाती हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे नोट्स वहां से मिल जाएंगे। क्लियर है ये बात? तो आपको सारे नोट्स वहां से मिल जाएंगे। चलिए, अब यहाँ पे दो बातें आती हैं, जो यहाँ पे दो बातें क्लियर करने लायक है। पहली बात ये कि एक प्रिसीजन वैल्यू होती है और एक एक्यूरेसी होती है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी को हमने एरर एनालिसिस में क्लियर किया है फिजिक्स के टॉपिक में, बट यहाँ पर हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लैब के अंदर प्रिसीजन और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है, खासकर जब आप कहीं पर जब बहुत ज्यादा हार्ड केमिकल यूज कर रहे हैं। इन द सेंस, अगर सपोज करिए एक कंडीशन मैं आपको देता हूं और मुझे बताइएगा कमेंट में कि आप उस कंडीशन में क्या करेंगे। अगर सपोज करिए हमें एक्वारेजिया बनाना है, एक्वारेजिया को एसिड ऑफ केमिकल बोला जाता है, यानी किंग ऑफ केमिकल, यानी कि क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल। वैसे किंग ऑफ केमिकल H2SO4 को भी बोला जाता है, लेकिन जो एक्वारेजिया है, एक्वारेजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है जिस पर आप कुछ भी डाल दो, कुछ भी, कोई भी मेटल डाल दो, उसे वो पिघला के क्या कर देगी, एकदम वाटर के फॉर्म में दे देगी। क्लियर है ये बात? वो उसे डिजोल्व कर देगी, एक्वारेजिया में इतनी क्षमता होती है। यानी एक्वारेजिया बनता कैसे है? एक्वारेजिया बनता है H2SO4 और HNO3 के रेशियो से, H2SO4 प्लस HNO3, यानी कि एसिटिक आपका सल्फ्यूरिक एसिड और आपका HNO3 नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर से। जब इन्हें 1:3 के मिक्सचर में मिलाते हैं, 1:3 में, तब जाकर के आपका एक्वारेजिया फॉर्म होता है। क्या बात क्लियर है? तो जब भी आप कभी ऐसे बहुत ज्यादा टफ केमिकल लेते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड केमिकल लेते हैं, तब वहां पर प्रिसीजन और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्योंकि अगर सपोज करिए आपने कहीं पर इनका अमाउंट ऊपर नीचे कर दिया, तो पहली बात तो गैसेस रिलीज हो जाएंगी, और आपने प्रिकॉशन नहीं लिए तो वहां पर आपका काम तमाम हो सकता है। मैं ये कह सकता हूं कि काम तमाम हो सकता है, क्योंकि ये चीज हमने फेस की है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे केवल अमाउंट 1:3 में ही चाहिए। तब जब भी आप किसी पाउडर फॉर्म से आप सॉल्यूशन बनाओगे, तो वहां पे क्या करोगे, आप वहां पे प्रिसीजन ध्यान दोगे, एक्यूरेसी ध्यान दोगे। तो प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन रिफर्स टू क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट, यानी कि जो भी आपने मेजरमेंट ली है उसमें कितनी क्लोजनेस है उस मेजरमेंट में, आपको ये ध्यान देना है, फॉर द सेम क्वांटिटी। क्लियर है? यानी क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट। अगर आपने बहुत सारे मेजरमेंट यूज किए हैं और सेम क्वांटिटी में आपको यूज करना है, तो आपको वहां पे क्लोजनेस देखनी है। ठीक है, एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। यानी कि एक्यूरेसी का मतलब है आपकी जो ट्रू वैल्यू है, जो वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू है, एक जो पर्टिकुलर वैल्यू है,
मीन्स जो आपकी मीन वैल्यू होगी, जो आपकी एवरेज वैल्यू होगी, वो क्या होगी, वो एक्यूरेसी होगी। और हमें प्रिसीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि जब आप प्रिसीजन को फाइंड करोगे तभी आप किसी भी अमाउंट का, किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी फाइंड कर पाओगे। अगर आपकी प्रिसीजन ही रॉन्ग हो गई तो आपके केमिकल में, आपके कंपोजिशन में, आपकी रिएक्टिविटी में कभी भी एक्यूरेसी नहीं आएगी। इज इट क्लियर और नॉट? अगर एक एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ द ट्रू वैल्यू फॉर अ रिजल्ट इज 2 ग्राम, ठीक है, एंड स्टूडेंट ए टेक्स 2 मेजरमेंट एंड रिपोर्ट्स द रिजल्ट एज 1.95 ग्राम एंड 1.93 ग्राम, these values are precise as they are close to each other but are not accurate। ये वैल्यू कैसी हैं, ये वैल्यू क्लोज तो हैं बट एक्यूरेट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। हमें लेना कितना है, 2 ग्राम लेना है, 2 ग्राम लेना है। अब हमारे पास मेजरमेंट आ कितने की रही है, 1.95 ग्राम की आ रही है, 1.93 ग्राम की आ रही है तो आसपास, क्योंकि 0.7 ग्राम या 0.5 ग्राम कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा अगर देखा जाए एक मोटी लैंग्वेज में। बट केमिकल के लिए, कंपोजिशन के लिए, रिएक्टिविटी के लिए यही चीज़ बहुत चैलेंजिंग है। क्लियर है बात? तो एक्यूरेट नहीं होगी आपकी। वहां पे क्या है, क्लोजनेस तो है, प्रिसीजन है, बट एग्जैक्ट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। तो another student B repeats the experiment and obtains 1.94 gram and 2.05 gram as the result for 2 measurement। These observations are neither precise or nor accurate। तो ऐसी मेजरमेंट ना तो प्रिसाइज है ना तो एक्यूरेट है। क्यों? 1.94 ग्राम और कहा 2.05 ग्राम। क्या बात क्लियर है? यहां पर वही बात हो गई, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो कहते हैं हम कुछ है लेकिन कहानियां कुछ और होती हैं। तो राजा भोज और गंगू तेली की कहानी सेम डिफरेंट बात है। क्लियर है ये बात? तो कभी सुनाएंगे कहानी राजा भोज और गंगू तेली की, ठीक है। तो ऐसी वैल्यू न तो क्या है, न तो आपकी वैल्यू ऐसी प्रिसाइज है कि आपने बहुत क्लोज वैल्यू ली हो, न तो ऐसी वैल्यू एग्जैक्ट है, ठीक है। व्हेन द थर्ड स्टूडेंट इसी बात को रिपीट करता है, मेजरमेंट लेता है और वो मेजरमेंट में क्या करता है, 2.01 ग्राम एक वैल्यू को मेजर करता है और 1.99 ग्राम एज द रिजल्ट मेजर करता है। दीज वैल्यूज आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। यानी जो ऐसी वैल्यू होगी वो कैसी होगी, प्रिसाइज भी है क्योंकि क्लोज भी है, और कैसी है, एग्जैक्ट भी है, एक्यूरेट भी है। क्यों? क्योंकि अगर 1 ग्राम ज्यादा भी हो जाए और 1 ग्राम कम भी हो जाए, 0.1 ग्राम, अगर 0.1 ग्राम ज्यादा भी हो रही है तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अगर 0.1 ग्राम कम भी हो रही है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कहने का इन द सेंस ये है कि जो प्रिसीजन वैल्यू है वो क्या है, वो क्लोजनेस है। बट आपको क्लोजनेस पे ध्यान नहीं देना है, आपको एक्यूरेट पे ध्यान देना है। इसी वजह से कह रहे हैं पहले क्या करो, पहले आप जा करके एरर एनालिसिस के टॉपिक को क्लियर करो फिजिक्स के क्लास में, देन आपको ये सारी चीजें आपको बहुत एग्जैक्ट क्लियर समझ में आ जाएंगी। तो आई होप कि प्रिसीजन वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू क्लियर होगी। क्या ये बातें क्लियर हैं? इज इट क्लियर? यहाँ पे कुछ आपको टेबल दे दी गई है एनसीईआरटी की तरफ से, ये हमारे पास डाटा है। इस डाटा को समझाया गया है कि एक स्टूडेंट ए है, एक बी है, एक सी है, तीनों को तीनों एक मेजरमेंट को मेजर करते हैं। ए की वैल्यू आती है 1.95 ग्राम फर्स्ट मेजरमेंट में, सेकेंड मेजरमेंट में वो मेजर कर पाता है 1.93 ग्राम, जो कि एवरेज होगा 1.94 ग्राम। जबकि हमें कितना चाहिए, 2 ग्राम चाहिए, हमें 1.94 ग्राम नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, 2 ग्राम, ठीक है। बी स्टूडेंट आता है, अपना हाथ आजमाता है, तो उसे क्या मिलता है, पहली मेजरमेंट में 1.94 ग्राम मिलता है, सेकेंड मेजरमेंट में 2.05 ग्राम मिलता है, जिसका एवरेज क्या निकलेगा, 1.99 ग्राम। तो उसे 1.99 ग्राम भी नहीं चाहिए, 2 ग्राम चाहिए, ठीक है। थर्ड स्टूडेंट आता है, अपना हाथ आजमाता है, और उसे क्या मिलता है, फर्स्ट मेजरमेंट में मिलता है 2.01 ग्राम, सेकेंड मेजरमेंट में उसे मिलता है 1.99 ग्राम। तो जो एवरेज वैल्यू मिलेगी उसे
वो कितनी मिलेगी, 2 ग्राम। यानी ये वैल्यू कैसी है, ये वैल्यू प्रेसिजन वैल्यू भी है, क्लोज है एक दूसरे के, और ये वैल्यू कैसी है, एक दूसरे की इक्वरेट भी है, एग्जैक्ट भी है, क्योंकि हमें 2 ही ग्राम चाहिए था। क्या ये बात क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो मैं यही एडवाइस करूंगा, मैं इस टॉपिक को स्किप कर रहा हूं और आप जाकर कहाँ पे कवर करेंगे, प्रीवियस क्लास में जो सिग्निफिकेंट फिगर की क्लास है उसमें हमने क्लियर किया है। अगर फिर भी कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, हम किसी जो डाउट सेशन आएंगे सैटरडे संडे उसमें करा देंगे। क्लियर है ये बात? इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की। सिंपल सी बात है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के रूल भी वहीं पे क्लियर होंगे आपके सिग्निफिकेंट फिगर वाले टॉपिक में। ये हम 2 टॉपिक स्किप कर रहे हैं। अब बात आती है डायमेंशन एनालिसिस की। तो देखिए, अगर डायमेंशन एनालिसिस की बात करें तो हम इससे एक अलग सेशन में करेंगे, कल एक जो क्लास लाएंगे, ठीक है, क्योंकि डायमेंशन एनालिसिस बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। ठीक, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।